दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न इंश्योरेंस। नमस्कार सर। नमस्ते सुजाता मैडम जी। क्या क्या केम छो? भले में छो? बोलिए सर। आप अच्छी हैं? बंगाली बोला हमने। हाँ, मैं अच्छी हूँ सर, मैं अच्छी हूँ सर। आपके आपके बेंगलोर में कल परसों कोई फेस्टिवल था, छुट्टियां चल रही थी कल परसों बेंगलोर में। फेस्टिवल ओके सर, बट कोरोना इज मोर सर। कोरोना इज बिग फेस्टिवल। या सर। बड़ा फेस्टिवल निकल के आ गया है। बहुत अच्छा। When it will become जी normal sir, हाँ? We जी can't say anything now sir. The जी। situation is becoming very horrible sir. We बहुत are बुरा। losing all the hopes. जी मैम जी। गर्ग साहब नमस्कार, कैसे हैं? सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों आज का क्या है सब्जेक्ट, बता सकते हैं कोई दोस्त हमें? Term insurance sir. टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, with है ना सर? गर्ग साहब यही है? yes sir. टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस बीच में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद में मैं अपने प्लान के ऊपर लाऊंगा, और वो जानकारी है कि टर्म इंश्योरेंस में मुख्य रूप से क्या क्या चीज कवर नहीं होती है, मुख्य रूप से क्या क्या चीजें कवर नहीं करी जाती है। तो दोस्तों आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा और आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात, थोड़ा पंखा कम कर दो लाला जी। सबसे पहली बात दोस्तों कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना और इनकम का प्रूफ होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है, टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए जो सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 18 साल से ऊपर होना भी जरूरी है। तो अभी क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया? 18 साल एज कंप्लीट होना जरूरी है, अपना खुद का इनकम होना जरूरी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, और चौथे पॉइंट्स कि आपकी एनुअल इनकम का मैक्सिमम 20 टाइम्स ही बीमा राशि मिलेगी, ये भी जानकारी रखना जरूरी है। लुका के छुपा के या किसी दूसरी तीसरी चौथी कंपनी में आप उससे ज्यादा टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ना लें, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। पांचवी सलाह रहेगी मित्रों कि ओवरऑल इंश्योरेंस चाहे एक कंपनी से लें, चाहे 4, 5, 10 कंपनी से मिलाकर के लें, ओवरऑल इंश्योरेंस आपके 20 टाइम्स इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अदरवाइज जब क्लेम, डेथ क्लेम हम पे करते हैं तो उस समय इस बात को देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर ने कहीं ऐसा तो नहीं कि डेथ होने की संभावना को समझते हुए अलग अलग कंपनी से अलग अलग जगह से इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो इस बात को भी चेक करना है। पॉइंट नंबर 6 कि ओवर इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस का आप सभी अभिकर्ता बहुत ध्यान रखें। कभी भी किसी बीमा धारक का अंडर इंश्योरेंस ना करें और कभी भी ओवर इंश्योरेंस ना करें। मैं बेसिक पैरामीटर आपको दे रहा हूं कि उनके टोटल ईयरली इनकम का मैक्सिमम 20 टाइम्स का बीमा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक मिस्टर रफीक नाम के आदमी हैं जिनका ईयरली इनकम 10 लाख रुपया है, तो उनका कवर 1 करोड़ 20 लाख कम से कम होना चाहिए और 2 करोड़ 40 लाख ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान हम सभी मित्रों को रखना है। खास तौर पे ध्यान रहे कि आप सिर्फ अभिकर्ता नहीं हैं, आप पॉलिसी के फर्स्ट अंडरराइटर हैं। तो जो बेसिक रूल है पॉलिसी का वो आपके समझ में, आपके जानकारी में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 कि कम से कम ऑनलाइन पॉलिसी की तरफ अपने कस्टमरों को जाने दें। दोस्तों जिस दिन हमारा और आपका कस्टमर
ऑनलाइन फ्रेंडली हो जाएगा, ऑनलाइन फ्रेंडली हो जाएगा, ये बात आप निश्चित मान ले कि उस दिन आपके बिजनेस के स्कोप भी कम हो जाएंगे। ध्यान रहे, इंडिया में कई ऐसे ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल हैं जो टोटल ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं, टोटल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इंडिया में रखती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका कंपटीशन किसी छोटे मोटे प्रतिद्वंदी से नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़े बड़े प्रतिद्वंदी से आपका कंपटीशन हो रहा है, जहां पे आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। 8वीं बात है दोस्तों, विदाउट हेल्थ चेकअप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर को ना लेने दें। इसके लिए आप प्रोत्साहित करें अपने कस्टमर को। ध्यान रखें, इसके पीछे मैं बहुत सारी अनकही बातें आपसे कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अपने कस्टमर को कोई ऐसा आप शॉर्टकट रूट ना बताएं या ना जाने दें जहां पे वो टर्म इंश्योरेंस बगैर मेडिकल का ले रहा है। दोस्तों, जो प्राइवेट प्लेयर टर्म इंश्योरेंस ले रहा है और हो जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इनिशियल स्टेज पे उसका ना तो मेडिकल अंडरराइटिंग है ना ही फाइनेंशियल अंडरराइटिंग है। मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को कब करेगा? जब उसको क्लेम पे करना होगा। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। उसको जब पेमेंट करना होगा हमारे कंपटीटर कंपनीज को, तब वो मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को क्रॉस चेक करेगा और उसके हिसाब से क्लेम को रिजेक्ट करेगा। ध्यान रखें, या क्लेम को सेटलमेंट की बात करेगा। जैसा कि मैं परसों के कार्यक्रम में बताया था कि क्लेम सेटलमेंट करने के लिए वहां पे एक ऑफिसर नियुक्त होता है जो क्लेम को सेटलमेंट करता है। 8वीं बात है दोस्तों कि अगर अल्कोहल यूज करते हैं आपके क्लाइंट, तो आपको पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस लेते समय जरूर बताने चाहिए। अगर आपके क्लाइंट स्मोकर हैं तो आप इसका भी डिस्क्लोजर दीजिए। दोस्तों, कभी भी आप अपने आप को रिस्क में ना रखें, कभी भी कस्टमर को रिस्क में ना जाने दें। ध्यान रखें कि एलआईसी के अंदर जो अंडरराइटिंग है वो बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की अंडरराइटिंग है। जिस अंडरराइटिंग को आप एक बार पार कर लेंगे तो मित्रों, आजीवन हम बीमा धारक को एक बेहतर सर्विसेज देने का कमिटमेंट कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको इस तरह की सर्विसेज दे पाना। 9वीं बात है दोस्तों, अगर अल्कोहलिक और स्मोकिंग के अलावा कोई और ऐसा चीज वो यूज करता है जो हार्मफुल है कोई, ठीक है, तो आप उसका भी जिक्र करें। कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर आपके रेगुलर मेडिसिन ले रहे होते हैं और आप और हम उस मेडिसिन को छुपा देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जब क्लेम होगा तो कहीं ना कहीं मेडिकल हिस्ट्री निकल करके आएगी। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक ग्राहक जो सरकारी कर्मचारी थे, जब हमने उनकी पॉलिसी करी तो उन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से हमें स्टेटमेंट दिया था कि कभी भी उन्होंने कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हुए हैं, कोई बीमारी उनको नहीं है। क्लियर दोस्तों? आप सभी दोस्त सुन पा रहे हैं क्या? यस सर जी। जब उसमें हो क्या रहा है, जब उसका डेथ क्लेम आया और अर्ली डेथ आया, तो जो हमारे एलआईसी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो हमारे कोई जानने वाले थे जो हमारे ब्रांच में पहले एबीएम सेल्स रहे हुए थे, और दूसरे ब्रांच में क्योंकि एक डिवीजन के अंदर क्लेम इंक्वायरी होता है अगर अर्ली डेथ क्लेम आता है तो। दोस्तों, अर्ली डेथ क्लेम के बारे में बता दूं, डेथ दो तरह का होता है, एक अर्ली डेथ क्लेम होता है, एक नॉन अर्ली होता है। अर्ली डेथ क्लेम को पॉलिसी करने और रिवाइव होने के 3 साल के अंदर में अगर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उसको अर्ली डेथ क्लेम बोलते हैं, और 3 साल के बाद में अगर डेथ होती है पॉलिसी लेने या रिवाइव कराने के बाद में तो उसको नॉन अर्ली डेथ क्लेम बोलते हैं। दोस्तों, ये अर्ली डेथ क्लेम था। जब उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे वो मित्र जब उनके घर पे गए तो मालूम हुआ कि इन्होंने, बीमारी तो इनको नहीं थी, सही बात थी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, बीमारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे वहां पे पिछले 10-12 सालों में हर 3 महीने और 6 महीने के बाद में मेडिकल के ग्राउंड पे उन्होंने छुट्टी लिया हुआ था। दोस्तों, क्लियर हो पा रहे हो क्या? मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने छुट्टी लिया हुआ था, जबकि पॉलिसी में डिस्क्लोजर था कि कभी वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। हमारे जो
ब्रांच मैनेजर महोदय जो गए थे वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया अपने ब्रांच में कि तिवारी जी आओ, एक आपका केस है जो अर्ली डेथ क्लेम में आया, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो ये बात समझ में आई कि इस पार्टी ने कभी वाकई में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन उसके सर्विस रिकॉर्ड बुक में क्योंकि उसने मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं मेडिकल उसको दिखाया गया होगा। जब काफी गहरी छानबीन करी गई उसके आसपास में मेडिकल स्टोर से, उसके रिलेटिव फ्रेंड से, तो मालूम हुआ कि ये यहाँ पे एक प्रचलन है कि जब भी छुट्टियां नहीं दी जाती है तो मेडिकल ग्राउंड पे सरकारी कर्मचारी अपनी छुट्टी लगा देते हैं। दोस्तों ये बहुत छोटी बात थी लेकिन बहुत गंभीर बातें थी, तो इसलिए ध्यान देना है कि मेडिकल ग्राउंड पे अगर कोई कस्टमर आपका ले रहा है तो उसको डिस्क्लोजर लीजिए कि क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में सामान्य दृष्टिकोण से सामान्य परिस्थिति में छुट्टियां नहीं दी जाती है, इसलिए हम लोग मेडिकल ग्राउंड के नाम पे छुट्टी लेते हैं। एक लेटर दीजिए जिससे कि हमारे जो ऑफिसर हैं और अंडरराइटर हैं उनको समझ में आ जाए कि आज ही बंदा डिस्क्लोज कर रहा है कि इस तरह की प्रवृत्तियां चल रही है। और ये लगभग सभी सरकारी संस्थाओं में लगभग मिलता जुलता एक ही जैसी पैरामीटर है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कोई भी मेडिकल ऐसी हिस्ट्री है तो उसको छुपाना नहीं है। दोस्तों ध्यान रहे, टर्म इंश्योरेंस कंपनी में जो हमारे कंपटीटर सेल कर रहे हैं उसमें इस चीज को हथियार बनाया जाता है और उस हथियार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिसी होल्डर HIV एड्स से पीड़ित है तो उसको क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको डेथ क्लेम टर्म इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नहीं पे करी जाएगी। कोई अल्कोहलिक है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई रेगुलर मेडिसिन लेता है, कोई हाई फीवर BP शुगर की दवा लेता है और पॉलिसी लेते समय अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है तो वो आपको क्लेम के समय जो प्राइवेट प्लेयर है वो डेथ क्लेम देते समय उनका जो क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर रहेगा वो इस बात का नाजायज फायदा उठाएगा आपके बीमा धारक और आपके भावी ग्राहकों से। इसलिए जब भी पॉलिसी कोई ग्राहक आपसे पूछे टर्म इंश्योरेंस का और कंपैरिजन करे तो उनको बोला कंपैरिजन तो बाद में आती है ना, कंपैरिजन तो आप एप्पल टू एप्पल करोगे सर ना। आप खरीद रहे हो टमाटर और आप कंपैरिजन कर रहे हो एप्पल से, तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट को आपको समझना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या क्या कवर नहीं मिलता है। दोस्तों एक और पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, वो है हजार्डस एक्टिविटीज। हजार्डस एक्टिविटीज उसको बोलते हैं जहां पे मैक्सिमम रिस्क कंपोनेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे है जो स्पोर्ट कार चलाता है, जो स्पोर्ट खेलता है, जो दौड़ भाग हाई जंप लॉन्ग जंप के गेम में काम खेलता है। इसके अलावा जो कार रेसिंग चलाता है, जो पैराग्लाइडिंग होता है, जो एयरलिफ्ट की जैसे होता है, ऐसा कोई चलाता है, कोई बंजी जंपिंग करता है, हाई जंप लॉन्ग जंप करता है, कोई इस पहाड़ से उस पहाड़ पे कूदने के लिए करता है, कोई रस्सी से ऊपर से नीचे तरने वाला काम करता है। इस तरह जो हैजार्ड जिसके ऊपर रिस्क कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोगों को डिक्लेरेशन ले लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करते समय या सामान्यतः किसी भी पॉलिसी करते समय। और जो मैं बातें कह रहा हूं वो एक बहुत ही साफ सुथरी बातें आपके सामने रख रहा हूं मित्रों, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें हैं, आपको सभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए लागू रहता है हमारे और आपके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है, वो है आपका ड्यू टू प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के समय अगर किसी महिला को आपने पॉलिसी दी और वो महिला का प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हमारे जो कंपटीटर प्लेयर हैं उनको डेथ क्लेम नहीं पे करते हैं। वो बोलते हैं कि एक तरह से इनको नेचुरल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये डेथ हुई है, इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। एक क्लेम सेटलमेंट जो उसका ऑफिसर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों एक और होता है, वो होता है नेचुरल क्लाइमेट, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको जो प्राइवेट प्लेयर है वो आपको टर्म इंश्योरेंस का क्लेम आसानी से सेटल नहीं करने देगा। इसके अलावा है दोस्तों मर्डर में इस बात का बहुत गहन अध्ययन करा जाता है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देते समय कि जिस व्यक्ति का पॉलिसी होल्डर का मर्डर हुआ है उसका प्रथम दृष्टया उसका बेनिफिशियरी कौन है? नॉमिनी। मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं दोस्तों? किसी एक दोस्त का हाथ चाहिए मुझे। यस थैंक यू। तो थैंक यू।
प्रथम दृष्टया बेनिफिट उसका नॉमिनी है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो ऑफिसर होता है, चाहे उस थाना का आईओ हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, या इंश्योरेंस कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, या कोई भी हो, तो इस बात में जानने की कोशिश करता है कि इसका जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर का कहानी क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों हुआ, किसने किया, इससे किसको बेनिफिट था, और कहीं ये प्राप्त हुआ, किसी तरह से ये चीजें निकल करके आई कि इसका एक्टिविटीज क्रिमिनल था। जिस व्यक्ति की मर्डर हुई है उसका जो एक्टिविटीज था क्रिमिनल था, यानी कि उसके ऊपर कई सारे दंगे फसाद और क्राइम के केस लगे हुए थे, कई सारे केस उसके चल रहे हैं कोर्ट में, कई सारा थाना में उसके खिलाफ में कार्रवाई चल रहा है, किसी का मर्डर और 407 का केस उसके ऊपर है। तो इस तरह के केसेस से इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आता है कि इसको पहले से इस बात का डर था कि हमारा मर्डर होने वाला है, जिसके मद्देनजर इसने पॉलिसी ली थी कि किसको मालूम था कि एक दिन मैं तो मरा जाने वाला ही हूं। और ऐसा दोस्तों खास तौर पे कई बदमाशों के गैंग में होता है, जो आप लोग भी समझते होंगे और जानते होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक केस और भी आता है, वो आता है सुसाइड का। सुसाइड वाले केस में जनरली लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनी का एक बेसिक थंब रूल है कि अगर 12 महीने से पहले कोई आदमी सुसाइड करता है तो सुसाइड में जो करने वाला व्यक्ति का जो पॉलिसी ली गई थी उसका प्रीमियम का लगभग 80% डिपॉजिट अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट उनके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से 15-16 पॉइंट मुझे आपके सामने रखने थे, और इसी ग्राउंड पे इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 99% केस को डैमेज करता है, क्लेम पे पूरा नहीं करता है, क्लेम सेटलमेंट करता है, और एक बहुत बड़े अमाउंट के क्लेम को घटा करके वो छोटा कर देता है, क्योंकि उस छोटे से अमाउंट देने से नॉमिनी का एक डिक्लेरेशन आ जाता है कि उसको क्लेम मिल गया है। दोस्तों इसी से ये बात साबित हो जाता है कि उसको क्लेम पेमेंट हुआ, और IRDA के पोर्टल पे वो ये लिखता है कि हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.889% हो गया। दोस्तों ये पूरी की पूरी फर्जी भाड़ा है, पूरी की पूरी माया जाल है, पूरी की पूरी 420 है एक आम बीमा धारक के साथ में। इसलिए दोस्तों इसको बताने के लिए, इसको जगाने के लिए, इसको समझाने के लिए कोई दूसरा अवतार हम और आप नहीं लेने वाले हैं। हम लोगों को इसी जन्म में कम से कम 100 व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस लेना है, और टर्म इंश्योरेंस को सही लेना है, अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेना है, जेन्युइन टर्म इंश्योरेंस लेना है, महंगा लेना है। सस्ती चीजें अच्छी नहीं होती और अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती। इस बात को आपको अपने 100 ग्राहक के दिमाग में बात को सेट कर देना है। दोस्तों होता क्या है, एक ना मार्केटिंग में बहुत अच्छी फार्मूला चलती है और पॉलिटिक्स में भी चलती है। पॉलिटिक्स में क्या चलती है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो, एक दिन लोग समझने लग जाएंगे कि झूठ ही सच है। दोस्तों ये बात कहां तक सच है आपके नजर में? कोई मित्र कंफर्मेशन देंगे अपने विचार में? दोस्तों जो मैंने अभी बात करी है इसमें किसी दोस्त का मत है, कुछ मेरे से कुछ अलग मत है, कोई दूसरा मत रखते हैं? सर ये आत्महत्या वाला समझ में नहीं आया, बार ये दोबारा रिपीट करना। जी जी नहीं, आत्महत्या वाला मैं रिपीट करूंगा, जो मैंने रिपीट किया है अभी लास्ट में, आप उसके बारे में बताओ कि जो मैं बात कहा हूं वो सच बात है क्या? झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और बोलते रहो जब तक वो सच साबित ना हो जाए झूठ। ये बात कितनी सच है? जी 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 अशोक जी। हाँ सर, ये बात अधिकतर नेताओं पे लागू होती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन पे भी लागू होती है। दोस्तों वो लोग अपना काम बढ़ाने के लिए और बड़े बड़े ग्राहकों को फांसने के लिए इस तरीके के फार्मूले अपनाते हैं। धन्यवाद अशोक, जिससे बड़े बड़े ग्राहक धन्यवाद इस तरीके से बेवकूफ बनते हैं। जी अशोक जी, ये बात हम अपने बिजनेस के ऊपर लागू करना चाहते हैं कि जो टीवी पे प्रचार आता है कि 499 रुपये महीने में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लो, और उसके लिए सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके देख लो, आपको ऐसे बाजा बजा देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कब आपकी पॉलिसी हो गई और कौन सी पॉलिसी हो गई।
क्योंकि उसका काम सिर्फ पॉलिसी करना है, क्लेम देना, क्लेम नहीं मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता है, उसके बाद का कुछ नहीं जाता है। जाता किसके है? हमारे और आपका। तो हमारा और आपका फर्ज क्या बनता है कि हम और आप अपने ग्राहकों को बढ़िया ढंग से, सही चीजों को, ये जो हमने 15-16 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, एक एक पॉइंट को आप अपने लैंग्वेज में, आप अपने भाषा में, आप अपने तरीके से आप अपने ग्राहकों को समझाएं और ग्राहकों को बताएं। दूसरा, एक क्वेश्चन अभी आ रहा था, हमारे एक मित्र ने क्वेश्चन किया था कि आप सुसाइड वाली बात को नहीं समझ पाए। सुसाइड के केस में अगर 1 साल से पहले कोई भी बीमा धारक सुसाइड करता है तो उसके डिपॉजिट अमाउंट का 8% विदाउट इंटरेस्ट उसको पे हो जाएगा, उसके नॉमिनी को विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 साल के बाद में कोई सुसाइड करता है तो उसको नेचुरल डेथ क्लेम मिलेगा। कंडीशन एक ही है, कभी भी सुसाइड नोट में ये बात नहीं लिखा गया हो कि उसके सुसाइड के पीछे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम लेना ही सोच था, क्लेम लेने के लिए उसने सुसाइड किया है, या किसी आर्थिक तंगी में आकर के सुसाइड किया है जिससे कि उसके नहीं रहने के बाद में एक्स अमाउंट उसके देनदार को या लेनदार को चला जाएगा। अगर इस तरह के केसेज नहीं है तो सभी कंपनी लगभग सामान्यतः दृष्टिकोण में पेमेंट कर देती है। LIC को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, LIC के संदर्भ में मैं अभी आपसे आगे चर्चा करूंगा। अब तक के विषय में किसी दोस्तों को कुछ पूछना है क्या? अब तक जो हमने चर्चा करी है इस संदर्भ में किसी मित्रों को कुछ पूछना है? Sir, IT return how many years required, sir? हाँ, IT रिटर्न 1 year or 3 years? नहीं For financial. IT रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम 3 ईयर, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको अंडर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग है और ITR रिटर्न नहीं है, फॉर्म 16A भरा हुआ है, तभी भी वो हो जाएगा, तभी भी वो हो सकता है। जी, Right, sir. ठीक है। Thank you. और कोई मित्र का क्वेश्चन था अब तक के चैप्टर पे? ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं समझता हूं कि आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा अपने डेस्कटॉप पे, जहां पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, जो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है अपने ग्राहक का, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। और इसमें हमने प्रेजेंटेशन कैसे बनाया है मैं वो दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर। Yes, sir. ओके दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन है। इस प्रेजेंटेशन में हमने मिस्टर ABCD नाम दिया है एक ग्राहक का, जिसका एज हमने 34 ईयर का लिया है, और उसको पहले साल जो नेचुरल रिस्क कवर रहेगा 52,09,000 का रहेगा, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1,04,09,000 का रहेगा, और फर्स्ट ईयर का जो ईयरली प्रीमियम रहेगा वो 24,440 रहेगा दोस्तों। दूसरे साल से उसका प्रीमियम कम होकर के 24,310 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रहे, जैसे जैसे हमारे उस बीमा धारक का एज बढ़ेगा उसका नेचुरल डेथ कवर और एक्सीडेंटल डेथ कवर भी प्रोपोर्शनली धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा मित्रों। इसी क्रम में आप देखेंगे उसी बीमा धारक का जिसको 34 साल में हमने बीमा दिया था, जब 40 साल के होंगे तो उनका नेचुरल रिस्क कवर 52,54,000 का होगा, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1,04,54,000 का होगा दोस्तों। मित्रों, इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो 45 की एज में उनका नेचुरल रिस्क कवर 52,99,000 का होगा, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1,04,99,000 का होगा, और उस समय भी वो प्रीमियम दे रहे होंगे 24,310 रुपये का। इस तरह से हमने 34 ईयर के मेंबर को, अगर मैं 70 साल की बात करूं,
एक बार 65 में बता देता हूं आपको। 65 में उनका नेचुरल रिस्क कवर 57,39,40,000 का रहेगा और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1,09,39,40,000 का रहेगा और प्रीमियम वही जाता रहेगा दोस्तों। इस तरह से जैसे उनका 69 का एज होगा उनका लगभग 60 लाख का नेचुरल रिस्क कवर होगा और 1,12,00,000 के लगभग में उनका एक्सीडेंटल रिस्क कवर होगा। और जैसे ही उनका 70 साल उम्र पूरा होगा उस समय उनका नेचुरल रिस्क कवर 50 लाख का और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 1 करोड़ का हो जाएगा। और इसमें गौर करने वाली बात है, हमने क्या किया हुआ है कि उनको जब मैच्योरिटी आएगी टोटल उन्होंने अपने 75 ईयर्स तक के टर्म के लिए उन्होंने 9,31,190 रुपया 9,31,190 रुपीज टोटल पे करेंगे, जिसका कि हम पेमेंट उनको 70 साल के एज में 9,75,000 रुपया पे कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखें कि जो टोटल हम उनसे 9,31 लेने वाले हैं और 9 हम उनको पे कर देने वाले हैं। दूसरी ये तो बेसिक बात हो गई कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो गया, जो उन्होंने पेमेंट किया वो पैसे हमने इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे करके वापस कर दिया। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी हमारे ग्राहक को अगर लोन की जरूरत पड़ती है, हमने लोन की वैल्यू भी दिया है। अगर ग्राहक हमारा 2022 में 21 में शुरू होती है, 2031 में अगर लोन लेना चाहते हैं हमसे, तो हमसे वो 38,000 रुपया 38,000 का लोन ले सकते हैं। और अगर 60 साल के एज में लोन लेना चाहते हैं तो 1,33,809 रुपया लोन ले सकते हैं। और अगर 70 साल के एज में वो लोन लेना चाहते हैं तो 2,60,196 रुपया वो लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो हमने लोन की भी सुविधा उनको दे रखी है अपने ग्राहकों की, कभी भी वो कोई अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ती है उनको तो वो हमसे पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ये हमने इनोवेटिव फोरकास्ट फॉर इंश्योरेंस बेनिफिट के नाम पे एक चार्ट बना के दिया है, जिसमें हमने एज के अकॉर्डिंग नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, प्रीमियम और कैश फ्लो दिखवाया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है हमारे उन ग्राहकों के लिए जिनको चाहते हैं कि एक कम प्रीमियम में, एक छोटा सा प्रीमियम में, जैसे कि 24,000 रुपये का प्रीमियम है तो लगभग 2,000 रुपये महीने के प्रीमियम में उनका 52 लाख का नेचुरल रिस्क कवर और 1,04,00,000 का एक्सीडेंटल रिस्क कवर पहले दिन से शुरू हो जाएगा। और मैच्योरिटी के ऊपर जो 70 साल की उम्र में है, जबकि रिस्क कवर उनका 75 साल की उम्र कर रहा था यहाँ पे व्यक्ति का, तो उस एज में भी उनको पूरा अमाउंट रिफंड भी मिल जाएगा और रिस्क कवर भी कंटिन्यू एक 75 की एज तक चलता रहेगा। तो मित्रों ये प्रेजेंटेशन थी। इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और आंसर है आपके मन में तो मैं चाहूंगा कि जरूर पूछें। और इसको हमने बनाया कैसे है कुछ लोग जरूर पूछेंगे तो हम उसी के दौरान उनको आंसर करेंगे। जी मित्र, ये पार्ट एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर रहा था कि एलआईसी की इस पॉलिसी में नेचुरल डेथ कवर भी कवर करेंगे, एक्सीडेंटल डेथ कवर भी कवर करेंगे और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी हम इसमें कवर कर रहे हैं आपको। दोस्तों ये बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, हमने 2 पॉलिसी को कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया हुआ है। मैं स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूं। पहला कॉम्बिनेशन दिया हुआ हमने टेबल नंबर 855 जीवन नंबर का, जो 40 साल का टर्म दिया हुआ है, 50 लाख रुपए का बीमा राशि दिया हुआ है, जिसका ईयरली मोड में 18,402 रुपए का प्रीमियम आता है, जिसमें 50 लाख का नेचुरल रिस्क कवर है और 1 करोड़ का एक्सीडेंटल रिस्क कवर है। दूसरा टर्म दोस्तों हमने टेबल नंबर 914 दिया हुआ है, न्यू इंडोमेंट 35 ईयर का टर्म 2 लाख रुपए का, जिसका ईयरली प्रीमियम 6038 होता है दोस्तों। तो दोनों को मिलाकर के 24,440 रुपए का प्रीमियम होता है। इसमें दोस्तों दोनों मोड अवेलेबल है, आप चाहें तो अपने कस्टमर का ईयरली या आप हाफ ईयरली मोड में भी पॉलिसी कर सकते हैं। यानी कि 2,000 रुपया महीना दे करके आप अपने कस्टमर को एक जबरदस्त पॉलिसी दे रहे हैं, जो कि ब्रांडेड है, वर्ल्ड का नंबर 1 पॉलिसी है। और जिसको अभी हमने 15, 16, 17 जो घटना चक्र देखिए, जिसको ब्लैकमेल करते हैं मार्केट में प्राइवेट प्लेयर, हम अपने ग्राहकों को उस ब्लैकमेल और हेरा फेरी से भी बचा पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में मेरा आज का जो वक्तव्य था, आज का जो मुझे बोलना था, वो वाला कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और आप सभी मित्रों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करता हूं। जिन मित्रों को भी आज के सब्जेक्ट पे कोई क्वेश्चन पूछना है वो कृपा करके पूछ लें। धन्यवाद दोस्तों। जी दोस्तों, सर एक क्वेश्चन सर, आज सरल बीमा योजना प्लान लॉन्चिंग है ना सर? हाँ, हाउ इज दैट सर? हाँ बताएंगे।
आज features yes sir. मैं अपडेट करूंगा, नेक्स्ट मीटिंग में मैं अपडेट कर दूंगा। अब उसका सर्कुलर आ चुका है मेरे पास, नेक्स्ट मीटिंग में मैं अपडेट करूंगा आपको। इस आज के प्रेजेंटेशन में कोई क्वेरी है सुजाता मैम तो आप पूछिए। Sir, IT returns, that voice was not clear, sir. 3 years IT returns required, no, sir, for term insurance, जी, compulsory. जी, Oh, जी, okay, sir, right, sir, thank you. वेलकम मैम। किसी मित्र का कुछ और क्वेश्चन हो? जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजेश जी, आपके नेटवर्क में पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये आईटीआर जो आईटीआर देखना, उसमें बैलेंस शीट भी देखनी है क्या? हाँ जी, बैलेंस शीट भी देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी देना है, और आपको टोटल ग्रॉस इनकम भी है। 3 साल की? जी 3 साल की रिटर्न चाहिए इसके लिए। 3 साल ऑन एवरेज? जी 3 साल की चाहिए आपको। अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहिए, और अगर सर्विस क्लास में है तो फॉर्म 16(8) से भी काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उनकी जो मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में इस बात का ध्यान रखें कि टोटल ग्रोस इनकम का 20 टाइम से ज्यादा का आप प्रपोज ना कर रहे हो। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Sir, one more question, sir. Is it possible to issue policy outside Karnataka peoples like Kerala or? Of course. How to? Yes, ma'am. sir? Policy available in all over India. All over India, any client, any policy holder in any branches. How to make medical, sir? They're making medical and sending here the documents. Is it possible, sir? I'm here. The customer is in Kerala. I have taken the proposal form for 50 lakh term insurance. Medical can be done outside Karnataka, sir. मैडम, Is it possible? रूल्स हैं, रूल है, ऐसा रूल है, लेकिन अभी बहुत जल्दी अभी संभव नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि आपके जहाँ क्लाइंट हो आप वहीं पे पॉलिसी करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। या दूसरा उपाय सुजाता मैम कि मान लेते हैं आप कर्नाटका में रहती हैं बेंगलोर में, और आपके क्लाइंट केरला के कोयम्बटूर में रहते हैं या तिरुवनंतपुरम में रहते हैं, तो आप तिरुवनंतपुरम के ब्रांच में विजिट करें और वहीं पे पॉलिसी अपना लॉगिन करें एज ए विजिटर ब्रांच एजेंट। Okay, sir. That is the best thing, sir. Oh, right, sir. And one more query, sir. In earlier, I saw one circular that we can convert Jeevan Amulya to Amar. Is it possible, sir? Actually, but I saw one circular actually. Is it possible, sir? Sorry, ma'am, That मेरे पास premium is अवेलेबल नहीं less, है, sir. नॉट अवेलेबल इन माय पोर्टफोलियो। Okay, sir. Okay, right, sir. Right, sir. Thank you. एनी अदर क्वेश्चन, एनी फ्रेंड्स? जी हेलो जी और है सर? आ रही है सर। ये पूछना था सर कि कितने मिनिमम आईटीआर की मैंने यही बार बार कहा है ना कि जितने 3 साल की आईटीआर का एवरेज होगा उसका 20 गुना से ज्यादा आपको प्रपोज नहीं करना चाहिए। नहीं, अमाउंट का कोई इसमें कंडीशन ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान के चले कि आपका 5 लाख से ऊपर का आईटीआर होना चाहिए, तभी आपको बेहतर समय सूद मिल पाएगा। क्योंकि 2 लाख 3 लाख 4 लाख का ना लोग ऐसे ही भर देते हैं, बगैर किसी काम का भर देते हैं। तो अगर 5 लाख से ऊपर का आईटीआर होता है ना तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो जाता है, उसमें टैक्स भी पे होता है और उसमें कई सारी चीजें टेक्निकली चीजें आ जाती हैं। तो ये मान के चलें कि एवरेज 5 लाख से ऊपर का हो तो ज्यादा बेहतर है। सर मैं क्वेश्चन है सर। नमस्कार, पूछा जाए। सर एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि उसने कोई एनरोलमेंट में 3 लाख की पॉलिसी ली हुई है जी, और मेडिक्लेम भी लिया हुआ, तो मेडिक्लेम तो काउंट नहीं होगा, लेकिन इनरोलमेंट तो काउंट होगा उसके अंदर जो 20 टाइम्स देंगे। एससी में हम काउंट करेंगे। एससी सम अंडर कंसीडरेशन में हम 3 लाख की पॉलिसी काउंट करेंगे अगर वो 3 लाख की पॉलिसी विद इन 3 ईयर हो रखी है तो। विद इन 3 ईयर 3 साल के अंदर में हो रखी है तो हम उसको रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करेंगे। अगर 3 साल से ज्यादा पुरानी पॉलिसी होगी तो हम एससी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का?
Sir, one more query, sir. One customer has lapsed this Jeevan Ankur policy after payment of 5 years. To take term insurance, he has to revive that one, sir, first. Revival is mandatory, sir, at the time of taking the term insurance. हाँ मैम, नियम तो यही कहता है कि रिवाइवल होना चाहिए। Revival होना चाहिए। Okay, sir, और- right, sir. जी, Okay, जी। okay. सर, If customer is not interested, sir, they have to pay 3 lakh rupees for from 2 policies. I don't want to continue that 3 lakh by paying. I want only term insurance. That is enough because in the Ankur returns are less, sir, when compared to other definitely, plans. That's why definitely. that's why he don't want to continue. He want to take term insurance for one product. This is the situation, sir, actually. बेहतर रहेगा। आपके ग्राहक सुजाता में बिल्कुल ठीक डिसीजन ले रहे हैं, और उनको ना आप बेहतर टर्म इंश्योरेंस के साथ में कुछ और भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। Okay, sir. Right, sir. Thank you, sir. वेलकम, वेलकम। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? नो सर। थैंक यू। और कुछ? ITR 3 साल होना चाहिए ना सर? जी, होना चाहिए जी। जी। ओके सर। थैंक यू, Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई मित्र? जगपाल सिंह साहब। सर मैं GST का रूल जानना चाह रहा था। आप 3 वर्ष बोल रहे हो ना, हाँ तो शायद ये 2 वर्ष है। सर, जब हम 2 वर्ष के अंदर बताता हूँ सर, बताता हूँ। जब हम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के एक चुरीन में जाते हैं ना, तो 3 साल का आपका एवरेज इनकम को 3 साल का ITR को काउंट करा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। 2018-19 का, मैंने परसों वाला कार्यक्रम में भी आपको ही बताया था। 2018-19 का आपके कस्टमर ने 5 लाख का रिटर्न फाइल किया, 2019-20 में 6 लाख का, और 2020-21 में 7 लाख का। तो 7 लाख, 6 लाख और 5 लाख कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एवरेज बैठेगा वो 18 लाख बैठ रहा है। टोटल 18 लाख हो गया जगपाल जी? जी सर। 18 लाख हो गया। 18,000 लाख का जब एवरेज 3 साल का निकालेंगे, क्योंकि एवरेजिंग करनी जरूरी है इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 6 लाख आएगा। तो 6 लाख का 20 गुना, 6 लाख का 20 गुना कितना हुआ? 6 दूना 12, 1 करोड़ 20 लाख तक का प्रपोजल दे सकते हैं। ये आपका फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कहता है। अब आती है मेडिकल अंडरराइटिंग। तब मेडिकली कितना फिट है आप 1 करोड़ 20 लाख लेने के लिए, आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है उस पेमेंट को पेमेंट करने के लिए, ये आपके और ग्राहक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बेसिक रूल 3 साल का एवरेज इसीलिए लिया जाता है सर कि उससे हमारे अंडरराइटर को ये क्लियर हो जाता है कि कस्टमर का बेस तो इतना है। सही कह रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है, आपका 1 साल का भी ITR होगा तो ऐसा नहीं इंश्योरेंस कंपनी आपको मना कर देगा। उसके लिए आपको CA अटेस्टेड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, CA का एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट देना पड़ेगा, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन अलग लग जाएंगे। उससे बढ़िया कि आप 3 साल का रिटर्न हो जाता हो। जी, ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का हो? Sir, in private insurance, premium are lesser when compared to that. Customers are interested in that. How to handle that one? From your words, tell me, sir. That brand is LIC is different. I am telling. Still, I want to hear from you, sir. सुजाता मैम, मैंने परसों वाला कार्यक्रम में भी यही बात रखी है और आज भी यही बातें रखी है। अगर आप ये नहीं समझ पा रही हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा आप किसी इंग्लिश के जो लैंग्वेज में जो प्रवक्ता हैं आप उनके से आप डिस्कस करें, या आप चैनल पे जाकर के यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करें जो इंग्लिश लैंग्वेज में देता हो। क्योंकि मैं 2 दिन से यही बात बताना चाह रहा हूं कि प्राइवेट सस्ता क्यों बेचता है और हम महंगा क्यों बेच रहे हैं। तिवारी साहब जी जी चलिए जी। सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना था, यहाँ इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन पॉलिसी उससे रिलेटेड है सर। पूछा जाए। क्या कोई CA जो है, हम मतलब ये तो हमारा पर्सनल क्वेश्चन है कि कोई CA हमको पॉलिसी देने में, मतलब जैसे लीड देने में कामयाब है, हो सकता है जैसे किसी CEO को चटर्जी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। मैं इसका बड़ा स्वभाव सम्मान के साथ मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जी जी सर देखिए, आपको मदद वही करेगा जिसको आप मदद करेंगे। जी जी जी। हाँ हाँ। अगर आप चाहते हैं ना आपको CA काम दे
चाहते हैं ना? हाँ, आप सीईओ को 5 कंपनी से इंट्रोडक्शन करा दो, 5 कंपनी का सीईओ काम दिलवा दो, 5 जीएसटी दिलवा दो, 5 कंपनी क्रिएट करवा दो, 5 कारपोरेट से उसकी मीटिंग करा दो। जिस दिन उसको लगेगा कि आप उसके लिए अर्निंग मेंबर हो, उस दिन उसको भी लग जाएगा कि ये भी मेरे लिए अर्निंग मेंबर है। यस सर, यस सर। आप सोचोगे कि सीए दे देगा, सीए किधर को देगा? सीए आपको क्यों देगा भैया? आपके जैसे उसको भी कुछ, आपके जैसे सुनिए ना, आपके जैसे 10 मित्र पहले भी उस सीए के चक्कर काट चुके होंगे। जी जी जी, ठीक है, तो आपको दोस्ती करने के ना बराबरी पे आना पड़ेगा। बराबरी के लिए पहले आपको देना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा। यस सर जी, एग्री। और कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? मोहन सुयानी जी कुछ कहना चाहेंगे? मोहन जी, मोहन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहन जी, दोस्तों और किसी मित्र का क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। दोस्तों आज का कार्यक्रम समाप्त करा जाए। ओके सर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। परसों हम लोग कार्यक्रम रखेंगे और परसों का कार्यक्रम रहेगा हमारा न्यू प्रोडक्ट जो आज लॉन्च हुआ है, और उस प्रोडक्ट का नाम है जीवन सरल बीमा योजना। सरल बीमा योजना, LIC सरल बीमा योजना जिसका नाम है। और ये पॉलिसी का टेबल नंबर है 859। ये प्योर टर्म इंश्योरेंस है और ये IRDA के ऑर्डर के हिसाब से सरल जीवन बीमा योजना को लाया गया है। ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है। IRDA कुछ महीने पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक ऑर्डर जारी करी थी कि सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक आरोग्य संजीवनी नाम से स्पेशल स्टैंडर्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करेंगे। और IRDA के ऑर्डर पे सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी, अलग अलग कंपनी सबसे पहले अपना नाम देगा, उसके नाम के आगे आरोग्य संजीवनी रहेगा। उसी तरह का दूसरा ऑर्डर आया IRDA के कि इंडिया में स्थित सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देना पड़ेगा। उसी बात को आज्ञा मानते हुए प्राइवेट प्लेयर ने पहले भी लॉन्च कर चुका है और LIC अब लॉन्च करी है जिसका नाम है सरल जीवन बीमा योजना। और ये जीवन बीमा योजना आज लॉन्च हो चुकी है। इसके बेसिक डिटेल्स और सर्कुलर हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज की प्लानिंग पहले से फिक्स थी कि हमको किस सब्जेक्ट पे आज का कार्यक्रम रखना है, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज इस प्रोडक्ट के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। इस प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा 18 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे हम रखेंगे और उस चर्चा का नाम रहेगा सरल जीवन बीमा पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों इसी के साथ आज शाम को आप सब अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो हमें अपनी ज्ञानवर्धक बातें और क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप बड़ी ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की हर संभव कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं। आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि। नमस्कार सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू।